नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी नियति, मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी नियति। बड़ी बेचैनी से चहलकदमी करती हुई उम्र के 75 बसंत देख चुकी दुर्गा देवी कई तरह की घातक बीमारियों से घिर गई थी। कभी खांसती तो कभी रुक रुक कर सांस लेती, मगर अपने घर के आंगन में इधर से उधर बड़ी खुशी से घूम रही है। मुख्य दरवाजे पर एक नौकर गेंदे के फूल लगा रहा है। घर के दोनों तीनों नौकर जहां तहां घूम घूम कर काम कर रहे हैं। कोई सोफा झाड़ रहा है तो कोई बेड की चादर बदलकर सिलवटें निकालने में लगा है। घर का हर नौकर बड़े मनोभाव से घर को संवारने में लगा है। दुर्गा देवी के पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं है। वो बस इधर से उधर खुशी के मारे घूमती नौकरों को हिदायतें देती घूम रही है। क्यों रे, तुझे कहा था ना गेंदे के फूल मुख्य द्वार पर मत लगा। राजू को गेंदों के नहीं गुलाब के फूल पसंद है, वो भी सफेद वाले। और तू ये गेंदा लगाने में व्यस्त है, सफेद गुलाब कहाँ है? दुर्गा देवी ने फटकार लगाते हुए नौकर से पूछा। नौकर ने कहा, माँ जी, आज सफेद गुलाब बाजार में नहीं आए। बारिश के कारण खेतों में फूलों की चुनाई नहीं हुई। दुर्गा देवी सर पर हाथ मारती हुई बड़बड़ाती हुई वहां से चल दी। इस मुई बारिश को भी आज ही आना था। बारिश है कि कल से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दुर्गा देवी जिस दिन का इंतजार पिछले 3 वर्षों से कर रही थी, वो आज का ही दिन था। आज दुर्गा देवी के दोनों बेटे राजू और दीपू विदेश से पूरे 3 साल बाद अपनी माँ के बुलावे पर उनसे मिलने आ रहे हैं। दुर्गा देवी को बहुत सब्र करना पड़ा था। दुर्गा देवी का मन था कि वो अपने प्राण निकलने से पहले पोते पोतियों को जी भर अपने आगोश में भर ले, उन्हें जी भर कर प्यार कर ले। पेशे से टीचर रह चुकी दुर्गा देवी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे, उन्होंने अपने मन को यही सोचकर खुश कर लिया था, चलो राजू और दीपू दूर ही सही मगर खुश तो हैं। समझदार लोगों की एक अच्छी आदत होती है, वो जिद करने से पहले ही खुद को समझा लेते हैं। घर के एक कोने पर पड़े फोन की घंटी बजी। दुर्गा देवी को लगा बस किसी बेटे का फोन होगा। फोन पर राजू की आवाज सुनाई दी। राजू अभी एयरपोर्ट से उतरा ही था, उसे आने में अभी 2 घंटे और लगने वाले थे। राजू ने यह भी बताया कि बड़े भाई की फ्लाइट भी 1 घंटे बाद उतर रही है, इसलिए सब लोग साथ ही घर पहुंचेंगे। दुर्गा देवी की खुशियों का ठिकाना न रहा। दुर्गा देवी ने दौड़कर मंदिर में सर जा झुकाया। उसकी सांसें फूल रही थी, मगर खुशी ही ऐसी थी कि मानो दुर्गा देवी पर उम्र और बीमारियों का आज कोई फर्क ही नहीं रहा होगा। इसी खुशी में वो आज अपनी बीबी की दवाइयां लेना भी भूल गई। शाम होने को है। दुर्गा देवी की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी। तभी 2 बड़ी बड़ी टैक्सियां आकर रुकी। दुर्गा देवी ने खुशियों का आंचल फैलाकर अपने बच्चों को आगोश में भर लिया, मानो मरने से पहले उनकी आज आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई हो। खुशी से दुर्गा देवी के आंसू कब छलक गए, खुद को कठोर अनुशासन में बांधकर जिम्मेदारी निभाने वाली दुर्गा देवी को पता ही न चला। खुशियों से भरे घर में अचानक ही चारों तरफ चहलकदमी बढ़ गई थी। एक एक फूल महक कर दुर्गा देवी की खुशियां बढ़ा रहा था। शाम को सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे अपनी पसंद का खाना खा रहे थे। सब खुश थे। तभी दुर्गा देवी ने अपनी खुशियों को बांटने के अंदाज में कहा, बच्चों, आज रात को तुम्हारी दादी आप सब बच्चों के लिए अपनी वसीयत पढ़कर सुनाएंगी। अचानक दुर्गा देवी के इस अनाउंसमेंट से राजू, दीपू के साथ दोनों बहुएं भी सकते में आ गईं। दोनों ने पहले दुर्गा देवी की तरफ देखा, फिर अपने बच्चों की तरफ जो खुशी में तालियां बजाने लगे थे। इधर दोनों बेटों की नजर घूमती हुई अपनी अपनी पत्नियों पर पड़ी। राजू और दीपू समझ गए, उनकी पत्नियां माँ के द्वारा अचानक से की गई इस घोषणा से खुश नहीं है। खाने की मेज पर माहौल थोड़ा बदला बदला सा जरूर हुआ, मगर बच्चे और दादी खुशियों के बीच सब शांति से निकल गया। दुर्गा देवी ने कहा, बच्चों, खाना खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में मिलेंगे रात को ठीक 10:30 बजे। सब लोग खुशी खुशी अपने कमरे में चले गए। हालांकि दोनों बहुओं की प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि राजू की पत्नी श्वेता और दीपू की पत्नी सुरभि को ये सब रास नहीं आया था। रात को नियत समय पर दुर्गा देवी
पूरी तैयारी के साथ हाथ में वसीयत का कागज लेकर बड़े से ड्राइंग रूम आकर बैठ गई। उनका उत्साह देखने लायक था। वो खुश थी। अपने हाथों से अपने जीते जी अपने बच्चों को सब कुछ देने की खुशी का एहसास ही अलग था। मगर अभी तक ना दोनों बेटे, ना पोते पोती, ना बहू कोई भी ड्राइंग रूम में नहीं पहुंचा था। सब अपने अपने कमरों में बंद थे। थोड़ी देर इंतजार के बाद दुर्गा देवी की खुशी चिंता में बदलने लगी। दुर्गा देवी ने अपने आप को समझाया, बच्चे तैयार हो रहे होंगे, शायद इसीलिए देर हो रही है। लगभग आधा घंटा गुजरने पर राजू और दीपू अपने अपने कमरों से अकेले अकेले निकलकर ड्राइंग रूम में अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। दुर्गा देवी ने आश्चर्य से पूछा, बहुएं और पोता पोती वो कहाँ हैं? राजू और दीपू ने एक दूसरे की तरफ देखा और माँ को समझाने के अंदाज में बोले, माँ, आपकी बहुओं को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। क्या? मैंने क्या गलत किया भाई? दुर्गा देवी ने आश्चर्य से पूछा। दीपू दुर्गा देवी का हाथ पकड़कर समझाते हुए बोला, माँ, कल ये बच्चे हमारी खुद की कमाई को भी आपके नाम से जोड़कर देखेंगे। फिर कल अगर उन्होंने इस पैसे को अपना कहकर हमसे मांग लिया तो हम कैसे मना करेंगे? माँ, आप समझती नहीं हो, हमारे बच्चे अभी युवा अवस्था में हैं। पैसे की छूट इन्हें हमसे बागी कर सकती है। आप तो जानती हो, विदेशों में बच्चों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण की संभावना नहीं है। वैसे भी हम दोनों भाई अच्छा कमा लेते हैं। फिर भी अगर आपकी इच्छा ही है तो आपसे बन पड़े हम दोनों के बीच बंटवारा कर दो। इसमें बच्चों को आप नहीं जोड़ें तो अच्छा रहेगा। आप तो जानती ही हैं, पैसे की कोई कमी तो है नहीं, मगर फिर भी आप देंगी तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये सब पूरे परिवार के सामने ना करें प्लीज। ऐसा कहते समय राजू की गर्दन भी दीपू की बातों के साथ साथ सहमति स्वरूप हिलती रही। दुर्गा देवी के अरमानों पर अचानक मानो पहाड़ टूट गया हो। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी अपने पूरे परिवार के सामने वसीयत पढ़ने में उसी के बच्चों को इतना ऐतराज क्यों हो रहा है। मगर हाँ, दुर्गा देवी को एक बात पूरी तरह से समझ आ गई थी। जो संपत्ति उसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद जोड़ कर रखी थी, वो उसके बच्चों के लिए एकदम बेकार थी। उन्हें संपत्ति की न जरूरत थी और ना ही खुशी। दीपू और राजू की बातों से तो लग रहा था कि ये संपत्ति अगर उन्हें देना भी चाहे तो दुर्गा देवी को ये सब चुपचाप कर देना चाहिए था, न कि सबको बताकर। दुर्गा देवी का दिल बैठ गया। दीपू और राजू अपनी बात कहकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। अकेली बैठी दुर्गा देवी की आंखों के सामने पूरा जीवन चक्र घूम रहा था। कैसे उसने एक एक पैसा लोन का चुकाकर अकेले अपने बूते ही ये आलीशान मकान बनाया था। दोनों बेटों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन भी तब तक चुकाती रही जब तक दोनों की तनख्वाह रुपए से डॉलर में नहीं बदल गई। आज बच्चों के पास सब कुछ है तो उसके प्यार और मेहनत की कोई जगह नहीं। एक मिनट में कह दिया उन्हें जरूरत तो है नहीं और मैं उन्हें दूंगी तो बुरा नहीं लगेगा। बुरा किस बात का लगना चाहिए? बुरा तो मुझे लगना चाहिए। दुर्गा देवी बड़बड़ाई मगर उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। रात भर दुर्गा देवी अपनी वसीयत को हाथ में थामे बैठी रही। अल सुबह दीपू ने बड़ी हड़बड़ाहट में राजू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। राजू घबराते हुए कमरे से बाहर निकला। क्या हुआ? इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? दरवाजा खोलने का टाइम तो दो। मगर दीपू यूं हाँफ रहा था मानो उसके सिर पर कोई बिजली आ गिरी हो। हाँफते हाँफते दीपू ने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई माँ। दोनों एक साथ दौड़ पड़े ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बैठी दुर्गा देवी की गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी। उसके हाथों में दबे वसीयत के वो कागज कप के फर्श पर पड़े कांच के टूटे हुए ग्लास के पानी में भीगकर अपना अस्तित्व खो चुके थे। नियति ने आज दुर्गा देवी के जीवन में खुशियों भरा जीवन तो दिया, मगर काली रात की सच्चाई दुर्गा देवी अपने सीने में दबाए उस परम शांति की गोद में सदा के लिए जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुर्गा देवी की मौत का कारण हाई ब्लड प्रेशर ही बताया गया था। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी नियति। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।